हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटी सीरीज में जो मैं अभी आपसे दो तीन जो लास्ट वीडियो से टॉपिक ले रही हूँ वो ऐसे टॉपिक ले रही हूँ जिसके बारे में आपके कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, यानी कि जिसमें आपको ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है आपका कि संविधान का जो संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो किस प्रकार होता है और उसके लिए कौन कौन से जो प्रोसेस या प्रक्रिया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत में अगर देखें तो जिस भी देश में अगर लिखित संविधान है उनकी बात करें तो जिस तरह वहां संविधान संशोधन होता है, भारत के संविधान में भी संशोधन हो सकता है। लेकिन कंपेयर करें अगर हम ब्रिटेन के संविधान संशोधन से, तो ब्रिटेन में जो संविधान संशोधन है वो एक इजी तरीके से, कंपेरेटिवली जो है आसान तरीके से होता है। अगर अमेरिका का संविधान संशोधन देखें तो वहां बहुत ज्यादा कठिन तरीके से, एक जटिल प्रक्रिया है संविधान का संशोधन करने के लिए। अगर भारत की बात करें तो भारत ने बीच का जो रास्ता चुना है, यानी कि न तो ज्यादा कठिन और न ही ज्यादा आसान। तो कौन सा तरीका हमारे देश ने संविधान संशोधन के लिए अपनाया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन से भाग में बताया गया है कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो उसके बारे में जो बातें हैं वो कहाँ दी गई है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमारे संविधान का भाग 20 या पार्ट 20, और इसमें आर्टिकल है आपका 368। तो इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसेस है वो दिया गया है। और इसमें दो जो है आपके प्रोसेस बताया गया है। एक है आपके कि सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है, और दूसरा है कि आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनके सामान्य बहुमत से जो आपका संविधान संशोधन होता है। कैसे होता है ये अभी हम देख लेंगे, लेकिन आर्टिकल 368 में आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 368 जो कि संविधान के भाग 20 में आता है, उसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। लेकिन एक और जो संशोधन है वो होता है जिसे हम सामान्यतः जनरली संविधान संशोधन नाम नहीं देते हैं, और वो कहलाता है आपका, उसमें क्या होता है, अगर आप देखें कि कोई भी जो एक्ट पारित होते हैं हमारे संसद के द्वारा, कोई कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, वो बिल पहले आपके लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में लाया जाता है। अगर दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा वो बिल पास हो जाता है तो वो आपके जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति भी अगर उस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं, तो वो बिल आपके एक्ट का रूप ले लेता है, यानी कि एक अधिनियम बन जाता है। तो इस तरह से जो आपका अधिनियम बनता है, कानून का रूप जो एक्ट ले लेता है, वो कानून बनाने में जो दोनों सदनों के द्वारा जो बहुमत होता है उनके द्वारा जो बिल पारित किया जाता है, तो इसमें किसी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब आपके दोनों सदन किसी बिल को पास कर रहे हैं तो वो एक नया कानून बना रहे हैं, न कि पहले से ही हमारे संविधान में चीज शामिल की गई है उसमें कोई संशोधन कर रहे हैं। तो वैसे अगर तीन हम देखें तो जो आपके, जहां आपके दोनों सदनों में वोटिंग होती है, बहुमत होती है, वो तीन चीजों में होती है। एक तो हो गया हमारा सामान्य बहुमत, अभी नोट कर लें बस। दूसरा हो गया आपका विशेष बहुमत, और तीसरा है जिसमें विशेष बहुमत के साथ जो आपकी, जिसमें आधे राज्यों के जो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इनमें से जो आपके दूसरे दो है विशेष बहुमत, आपका जो दोनों सदनों की विशेष बहुमत की जिसमें आवश्यकता होती है, और तीसरा जो है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के जो बहुमत की भी जिसमें आवश्यकता होती है। तो ये दोनों आपके स्टेप है वो किसमें शामिल है, ये आपके शामिल है आर्टिकल 368 के तहत। जब आपके संविधान में संशोधन किया जाएगा तो ये जो है आपके दो स्टेप लिए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर
सामान्य बहुमत की जो नीति अपनाई जा रही है, सामान्य बहुमत में पहले होता क्या है कि जो आपके दोनों सदन है, चाहे आपका लोकसभा लगा लीजिए चाहे राज्यसभा, तो दोनों सदनों से क्या होता है, आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग का सामान्य बहुमत होता है। जैसे कि लोकसभा में आपके कितने मेंबर्स होते हैं, 545 है, तो 545 में मान लीजिए अगर आपके 400 प्रेजेंट है ना, तो 400 है तो जितने प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो इसका सामान्य बहुमत, तो इसका जो बहुमत कितना हो जाएगा, 201। तो अगर इतने लोगों ने किसी जो बिल या विधेयक उस लोकसभा में आपका पारित किया गया है और उस बिल पर अगर 201 400 लोगों में से जो प्रेजेंट है 201 लोगों ने अपनी सहमति दे दी है, तो वो जो बिल है लोकसभा से पारित मान लिया जाएगा। उसके बाद वो जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा भी अपने जो प्रेजेंट एंड वोटिंग के सामान्य बहुमत से अगर उस बिल पर हस्ताक्षर करते तो वो वहां से भी पारित मान लिया जाता है और उसके बाद वो बिल आपका चला जाता है कहाँ, राष्ट्रपति के पास, और वो आपका एक एक्ट या अधिनियम बन जाता है। इसी प्रक्रिया में मान लीजिए कि अगर लोकसभा मान गई है, ठीक है, हमने हस्ताक्षर कर दिए है, हमें चाहते हैं ये कि ये बिल आगे एक्ट का रूप ले ले, लेकिन राज्यसभा के पास ये जो बिल गया, उन्होंने ये आपका जो एक्ट है, ये बिल है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, इस पर अपनी सहमति नहीं दी। तो कई बार ऐसे विवादों में क्या होता है, तो एक जनरली क्या होता है, कई बार हुआ भी है कि संयुक्त बैठक, ज्वाइंट जो मीटिंग है वो बुलाई जाती है दोनों सदनों की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं वो आपके शामिल होते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों इकट्ठे होंगे आपके ज्वाइंट मीटिंग में, और तब वहां पर साधारण बहुमत से जब आपकी वोटिंग होगी किसी बिल पर, तो चाहे राज्यसभा के मेंबर्स कितने ही कोशिश कर ले कि वो बिल पास ना हो, वो बिल आखिर पास हो ही जाएगा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स की जो संख्या है वो राज्यसभा से क्या है, वो कहीं अधिक ज्यादा है। तो ये है आपका साधारण बहुमत, यानी कि जो सामान्य बहुमत होता है, और इसे हम संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और सामान्य बहुमत से आप एक और चीज याद रखें कि अगर मान लीजिए अगर आपकी संसद जो है वो कार्य नहीं कर रही है, आपकी संसद नहीं चल रही है, तो उस दौरान अगर ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि कोई कानून लाना आवश्यक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या आपका राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस या अध्यादेश भी लाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट पर कि आखिर फिर संविधान संशोधन है क्या। तो ये आपने कहा कि सामान्य बहुमत तो सामान्य है, इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन अब ये तो बता दीजिए कि आखिर संविधान संशोधन है क्या। तो उसमें हम जानते हैं पहला पार्ट कि जब आपके विशेष बहुमत से आपका संविधान संशोधन किया जाए, तो पहले तो हम देखते हैं कि कहाँ किस पार्ट में अगर संविधान में अगर संशोधन करना है तो कहाँ विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और एक और चीज, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य काफी फेमस है, जो कि 1973 में आया, और इसमें साफ कह दिया गया था कि आपका संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कोई चेंजेस या बदलाव न कर सके। तो ये आपका कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो उसके अलावा जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है विशेष बहुमत के माध्यम से। अब देखते हैं कि जो विशेष बहुमत है वो होता क्या है, जो कि आवश्यक है अगर आपको संविधान में संशोधन करना है। तो इसमें दो स्टेप हैं, देखिए। पहला है कि जो सदन के सामान्य बहुमत से जो है आपका बिल पारित हो जाए, तो जो आपका लोकसभा और राज्यसभा, पहले स्टेप में क्या होगा कि दोनों ही सदनों से जो है आपका जो है कोई आपका जो संविधान संशोधन के लिए जो प्रस्ताव आया है, आप उस पर क्या करें, सामान्य बहुमत से आप उसको प्रस्ताव को पारित कर दीजिए। तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में आपके टोटल है 545 मेंबर्स, और
545 का जो सामान्य बहुमत हम देखें तो कितना हो जाता है, ये आपका लगभग हो जाएगा 273, है ना। तो लोकसभा से अगर दो सामान्य बहुमत से 273 जो इसके मेंबर्स हैं अगर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दे, उसे पारित कर दे, तो यहाँ से सामान्य बहुमत से वो जो आपका संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव आया है वो पारित हो जाएगा। इसी तरह राज्यसभा से भी आपका सामान्य बहुमत से जो है बिल अगर पारित हो जाए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, तो ये हो गया पहला स्टेप कि सामान्य बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा अगर जो है आपका संविधान संशोधन के लिए जो प्रस्ताव आया है वो पारित हो जाए। दूसरा स्टेप है कि दोनों सदनों के ही, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत से आपका बिल अगर पारित हो जाता है, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि वे सदस्य जो कि सदन में प्रेजेंट है, उपस्थित है और वोट भी कर रहे हैं। 545 में अगर हम देखें टोटल मेंबर्स हैं, तो मान लीजिए अगर 400 लोग जो है आपके प्रेजेंट हैं, लोकसभा की अगर हम बात करें, सेम प्रोसेस होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में 545 में से मान लीजिए प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले कितने हैं, 400 सदस्य हैं, और इन 400 सदस्यों का अगर हम 2/3 बहुमत देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 267 अप्रोक्स इतना हो जाएगा। तो थोड़ी देख लीजिएगा मैथमेटिक्स में। तो 267 अगर जो है सदस्य इस बिल पर जब आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत देखा जाएगा कि आपके 2/3 बहुमत अगर उस बिल पर जो आपका प्रस्ताव रखा गया है संविधान संशोधन का, उस पर अगर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो वो बिल वहां से पारित मान लिया जाएगा। तो 267 जो है सदस्यों ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जो आपके 400 लोग उस टाइम उपस्थित थे और उसका 2/3 बहुमत होता है 267, है ना। तो इतना ही होता है ना, हाँ, तो इतना ही होता है। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें 2 स्टेप हमने क्यों लिए हैं, तो हम किसको मानेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि टोटल जो सदस्य संख्या का बहुमत था वो 273 आ रहा था, और यहाँ पे जब टोटल सदस्य संख्या प्रेजेंट थे और उन्होंने यहाँ पर अपने बहुमत से हस्ताक्षर कर दिए उस बिल पर जो कि आपका प्रस्ताव आया संविधान संशोधन के लिए, तो उसके सदस्य जो हम देखें तो वो कितने बहुमत से पारित हुआ है, 273 बहुमत से पारित हुआ है लोकसभा से। और लोकसभा से ही अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत हम देखें तो 400 लोग प्रेजेंट थे और उन्होंने 267 के बहुमत से वो जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया। अब हम किसे मानेंगे कि आपने लोकसभा ने इस बिल को प्रस्तावित जो है इस बिल को पारित कर दिया है, तो हम किसको ऑथेंटिक मानेंगे दोनों स्टेप में। तो इसमें आप किसे ऑथेंटिक मानेंगे, जहां पर आपके जहां ज्यादा बहुमत से आपका प्रस्ताव पारित किया गया है। तो यहाँ पर 267 है और यहाँ पर कितना है 273, तो 273 ज्यादा है, तो इसी के आधार पर जो भी ज्यादा हो उसके आधार पर वो जो आपका प्रस्ताव है उस सदन से पारित मान लिया जाएगा। तो ये है विशेष बहुमत का प्रस्ताव। आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसमें हम एक और चीज देख लेते हैं। अब मान लीजिए 545 आपके लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, तो मान लीजिए प्रेजेंट एंड वोटिंग में अगर 545 के 545 जो है आपके प्रेजेंट हो गए हैं, इसका 2/3 बहुमत देखें तो 2/3 बहुमत अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देख ले, 10 9 10, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के 9 18, 1 आ गया, 3 के 9, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 364, है ना, ये हो गया 364। तो अगर 545 आपके सदस्य प्रेजेंट है, 545 के प्रेजेंट है, और इसका अगर हम 2/3 बहुमत देखें तो कितना आ जाता है 364, यानी कि 364 जो सदस्य हैं वो अपने बहुमत से उस विधेयक उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, और अब ये ज्यादा हो गया 273 से, तो इसे आधार माना जाएगा कि इस आधार पर जो है यानी कि उन्होंने 2/3 बहुमत से लोकसभा से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, और अब वो संविधान संशोधन जो प्रस्ताव है लोकसभा से पारित होकर अब कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होगा, उनके कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, और उसके दूसरा स्टेप है प्रेजेंट एंड वोटिंग का
2/3 बहुमत। जो ज्यादा होगा उसके आधार पर राज्यसभा से भी जो आपका बिल है, प्रस्ताव है, वो पारित मान लिया जाएगा। तो इस आधार पर इस तरह से जो आपका विशेष बहुमत होता है कि अगर आपको संविधान में के किसी भाग में परिवर्तन करना है, संशोधन करना हो, तो इस प्रोसेस से आपका संविधान में संशोधन होता है। क्लियर? तो ये है कि आपका संविधान में संशोधन कैसे होता है, विशेष बहुमत के आधार पर। और विशेष बहुमत कहाँ यूज होता है? जब अगर आपको जो आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनमें परिवर्तन करना हो, डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, उनमें परिवर्तन करना हो। मतलब कहीं भी अगर संसद में अगर आपको संविधान में संशोधन करना हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन आप तभी कर पाएंगे अगर वो जो हिस्सा है वो संविधान के मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, जो कि बताया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट आज की वीडियो का कि विशेष बहुमत क्या होता है। और थर्ड पार्ट है कि आधे राज्य के जो विधान मंडल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके साधारण बहुमत से। अब ये क्या है? तो आधे राज्य के साधारण बहुमत में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें ऐड कर लीजिए कि ये जो थर्ड टाइप का आपका संविधान संशोधन है, ये किस केस में होता है। तो आपको जब हमारे जो संविधान का जो संघीय ढांचा है, हमारे जो देश में अपनाया गया है संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया है, अगर उसमें परिवर्तन करना है तो ये तीसरा भाग यूज होता है। जैसे कि अगर आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन और उनकी जो विधायी प्रक्रिया है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो इसमें ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई परिवर्तन करना है, या फिर जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल में कोई परिवर्तन करना है, तो वहां पे ये जो मेथड है अपनाया जाता है। इसमें पहला जो प्रोसेस है वो यही है कि पहले तो आपको विशेष बहुमत पारित किया होगा। पहले स्टेप में क्या करना होगा, अगर आपको संविधान के संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो पहले तो दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से आपका प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। दूसरे स्टेप में उस प्रस्ताव को हमारे देश के जो आधे राज्य हैं उनके विधान मंडल या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके साधारण बहुमत से जो पारित है वो हुआ माना चाहिए। अगर उनके द्वारा भी यह जो प्रस्ताव है पारित कर दिया जाता है, उसके बाद जो है आपका इस आधार पर संविधान संशोधन होता है संविधान के संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर में। तो ये है तीसरे टाइप का संविधान संशोधन। और इसमें याद रखिए कि इसमें सिर्फ आधे राज्य की विधानमंडल की आवश्यकता है। आधे राज्य जब अगर अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे देंगे, उसके अलावा अगर कोई राज्य, एक या एक से अधिक राज्य इस पर कोई आपत्ति दर्शाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आधे राज्यों ने अपनी जो है अनुमति इस प्रस्ताव पर दे दी है। तो तीसरे में क्या है, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के बहुमत, सामान्य बहुमत से आपका अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें सिर्फ आपको बताया गया है कि संविधान में जो संशोधन है वो किन टाइप से होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, सामान्य, अगर आपका जिसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आपको कोई कानून बनाना है, एक्ट बनाना है, तो उसमें आपकी दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग होती है, जो है संयुक्त बैठक होती है। और अगर सदन नहीं चल रहा होता है तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। लेकिन विशेष बहुमत और तीसरा जो है कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के जो प्रोसेस की प्रक्रिया होगी, तो इन दोनों ही स्टेप में जो आपके दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी ज्वाइंट मीटिंग या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। और दूसरा, इन मामलों में कोई अध्यादेश या ऑर्डिनेंस भी पारित नहीं किया जा सकता। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। जो ये 2-3 डिफरेंस मैंने बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और चीज, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो उससे आपका भी एक तरह से फायदा है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।